डॉक्टर सिंह, समय निकालने के लिए। और आज आपकी उपस्थिति यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसान भाई बहन हमारे हैं। जिस ज़माने से खेती करते आ रहे हैं, उस ज़माने में तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचना मुश्किल होता था, नहीं पहुंचते थे, फिर भी वो यहाँ हैं। तो हमें ये लगता है कि अगर इनके बच्चे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाएं, पढ़ लें, तो उन्हें कितना फ़ायदा मिलता है। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और आज तक को और आज तक किसान के माध्यम से आपसे मिलने के लिए जो अवसर मुझे मिला है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बहुत ही अच्छा अवसर है कि आम का सीजन आने वाला है। और आज का जो प्रश्न आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली, कि जो किसान भाई बहन इसमें लगे रहे हैं, पहले जीविका के लिए लगे रहते थे, उसके बाद विकसित होते हुए राष्ट्र में जिस तरीके की एस्पिरेशंस उनकी भी हैं, हर नागरिक की होती हैं, इसलिए उनकी भी एस्पिरेशंस वैसे ही हैं। खेती से जुड़ा होने के कारण इनकम से संबंधित या उससे संबंधित और भी प्रश्न उठते रहते हैं। तो आपस में अगर सामंजस्यता नहीं होती है तो शिक्षा में, आज की शिक्षा और व्यवसाय, शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही व्यवसाय हो गया है। इतनी महंगी शिक्षा हो गई है अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, स्किलफुल एजुकेशन के लिए, कि उसके लिए इनकम बढ़ाना किसान का अति आवश्यक है। आज की तारीख में ढेर सारे स्कीम्स ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा भी और केंद्रीय सरकार के द्वारा भी, कृषि मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और जितनी भी एलाइड मिनिस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर में जुड़ी होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके भी माध्यम से कृषि में जो लोग लगे हुए हैं, आजीविका के लिए पहले लगे रहते थे, लेकिन अब वो व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। वातावरण बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्पादन के लिए, प्रसंस्करण के लिए, ट्रेड के लिए, सप्लाई चेन के लिए, स्टोरेज के लिए, ढेर सारी चीजों के लिए राज्य की सरकार भी, केंद्रीय सरकार भी अनुदान दे रही है। और हर समाज के हर वर्ग के लोग के लिए उसमें वित्तीय मदद दी जा रही है। 35% है, 50% है। दूरस्थ इलाकों के लिए अलग से वित्तीय संस्थाएं हैं और वो फंड दे रही हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं। जरूरत है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर साहब कह रहे थे कि जागरूकता की जरूरत है। हमारे यहाँ किसानों के भी हाथ में अब जो है मोबाइल फोन्स हैं, हाई एंड के, ढेर सारी चीजें आजकल, ढेर सारी चीजें क्यों मैं कहूँ, सारी की सारी चीजें वेबसाइट पे निर्दिष्ट है, वहां पे लगाई गई हैं। जरूरत है कि इसमें अवेयरनेस क्रिएट करके सिर्फ सूचना ही नहीं, ज्ञान की भी आवश्यकता है, कैसे दोनों का समावेश किया जाए। उसके माध्यम से अगर खेती करते हैं तो अपनी इनकम हम बढ़ा सकते हैं, अच्छी उत्पाद दे सकते हैं, टिकाऊपन के साथ इनकम को डबल नहीं, ट्रिपल या चौगुना की बात करते हैं। मैं हॉर्टिकल्चर का विद्यार्थी, उसके पहले मैं डीडीजी था, तो जब हम किसानों की आय डबल करने की बात होती है, मैं समिति का सदस्य था, तो हम लोग डबल करने की बात नहीं करते हैं, किसानों की आय को कैसे डबल ना करके 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना किया जाए। करते हुए ऐसे किसानों की मेरे पास हजारों की लिस्ट ऑल ओवर इंडिया की, जिन्होंने 4 गुना, 5 गुना इनकम को बढ़ाया है। जैसे किसी भी देश में देख लें, चाहे आप उत्तरी अमेरिका को देखें, चाहे आप यूरोप को देखें, आज के 50 साल पहले चले जाइए, हिस्ट्री है, रिटन हिस्ट्री है, ऑनलाइन है, सब कुछ अवेलेबल है, कैसे वहां भी यही स्थिति थी एक समय। लेकिन उन्होंने फसल का विविधीकरण किया, बाजार पे अपनी निगाह रखी। मैं किसान भाइयों बंधुओं से आग्रह करूंगा कि बाजार पर, अपने स्थानीय मंडी पर, अपने आपके आसपास जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे कृषि विश्वविद्यालय की हैं, चाहे आईसीआर की हैं, या किसी दूसरी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनके संबंध में लगे रहिए। जब तक आप विज्ञान आधारित, विज्ञान को निवेश नहीं बनवाएंगे आपकी खेती में, आपको उतना फायदा नहीं होगा। आपकी एस्पिरेशंस मीट करने में कठिनाई आएगी। अगर करते हैं, ढेरों एग्जाम्पल हैं। आप मनोज सिंह साहब ने खाली एक बताया, जायसवाल साहब का गाजर के लिए, हमारे पास 50 है एग्जाम्पल ऐसे, जिनके बच्चे आज हार्वर्ड में हैं। 2 एग्जाम्पल मेरे पास है, जो बच्चे, उनके पेरेंट्स स्कूटर से आते थे, अपने बच्चे को उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाया है, सिर्फ हाई वैल्यू क्रॉप से लेकर के। सर, ऐसे डॉक्टर सिंह, ऐसे माहौल में जब किसान जो है वो अपने बच्चों को खेती बाड़ी नहीं करने देना चाहते,
वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, व्यवसाय की तरफ, नौकरी की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे में कृषि विश्वविद्यालय की क्या भूमिका हो जाती है कि किसानों के बच्चों को ही नहीं, दूसरे बच्चों को भी अपनी तरफ आकर्षित करे? और क्या कहीं ऐसा तो नहीं सर कि ये संख्या लगातार कम होती जा रही है? मैं सहमत नहीं हूँ इससे। हिंदुस्तान में करीब 77 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में 4 हैं राज्य के, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में है। हम लोग जितने बच्चे आ रहे हैं, जितनी मांग है, उतनी सीट हमारे पास नहीं है। वित्तीय कठिनाई की वजह से हम सीटों की संख्या उस दृष्टि से बढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक दूसरी चीज, विश्वविद्यालय में हम लोग जो है ढेर सारी कंपनीज को एमएससी के लिए, बीएससी के लिए, पीएचडी के लिए कोर्स कंप्लीट करने के उपरांत हम लोगों को नौकरी दिलाने के लिए मदद करते हैं और ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज का समागम कराते हैं। सर मैं क्षमा के साथ आपको रोकना चाहूंगा, यही मेरा प्रश्न यही था। भाई आप खेती बाड़ी के लिए तो प्रेरित नहीं कर रहे हैं ना? वो बच्चा पढ़कर लिखकर खेत में फसल तो नहीं उगा रहा है। हाँ, अपने जो उसके माता पिता जो काम कर रहे हैं उनकी मदद करते हुए उस को तो आगे नहीं बढ़ा रहा है। अपनी पढ़ाई लिखाई का फायदा अपने खेतों में तो उसे नहीं मिल रहा है। हाँ, जाके नौकरी कर रहा है फिर से। हाँ, हमारे यहाँ कानपुर की बात करूं अगर विशेष रूप से हम, तो वहां पे हमारे कम से कम 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसानों के, उनके माता पिता किसान है या किसानी करते हैं। हमने देखा है, अभी मुझे वहां आए हुए 8-9 महीने ही हो रहे हैं, हमने उनसे पूछा एक समागम में कि क्या आप यहाँ आए हैं पढ़ने से आपको डिग्री के अलावा और कोई फायदा मिलता है? करा साहब, यहाँ पे जब भी किसान मेला लगता है या किसान मेला नहीं भी लगता है, जहाँ बीज का उत्पादन होता है वहां से बीज उठा करके हम अपने घर को ले जा करके देते हैं। हमारी उत्पादकता बढ़ी है। हम पूछते हैं, मुझे मालूम है मैं माइक से बोल रहा हूँ और एक मीडिया का बहुत प्रबल माध्यम है आपका आज तक का। वो बच्चे कहते हैं सर कि वो हमें वैरायटी का रिप्लेसमेंट जो बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण खंड होता है उत्पादकता बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए। नई वैरायटी अगर जाती है, गेहूं में 110 मिलियन टन आपने पैदा किया हुआ है और वैरायटी का रिप्लेसमेंट सिर्फ 35% है। आपकी जरूरत कितनी है? लास्ट ईयर आपने जो गेहूं कंज्यूम किया है सिर्फ 102 मिलियन टन, आपने पैदा किया है 110 मिलियन टन। इस साल 113, 114 पहुंच जाएंगे। एक्सेस पैदा कर रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर वैरायटी का रिप्लेसमेंट किसानों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारे पास बिल्कुल सच बात है कि बच्चे किसी खेती करना नहीं चाहते हैं, मिट्टी छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उनको प्रेरित कर रहे हैं आज के माहौल में कि उनको बता रहे हैं कि भारत सरकार से कितनी सब्सिडी मिल रही है। तो जैसे कोल्ड स्टोरेज कोई खोलना चाहता है, हालांकि ये कैपिटल इंटेंसिव है, थोड़ा खर्चीला है, 15-16 हजार पर टन की कीमत होती है बनाने में, लेकिन हमारे यहाँ से कम 10 से 15% बच्चे ऐसे हैं जो रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, पुनः जा रहे हैं खेती में। लेकिन हम बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा सेंसिटिव मसला है ये, कि वो धान और गेहूं की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो महंगी फसलों की तरफ जा रहे हैं। वो हमारे पास पूछते हैं जब उनको कोई कठिनाई होती है कि साहब उसमें सब्सिडी के लिए हमें दिक्कत आ रही है, मुझे किससे संपर्क करना चाहिए। हम अपने सीनियर जो यूनिवर्सिटी में पुराने हैं, रिटायर्ड हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, उनसे, जो कि वहां उस विश्वविद्यालय में पिछले 30-35 वर्षों से कार्यरत हैं, वहां से उनसे पूछते हैं कि क्या पहले बच्चे रोज कृषि को रोजगार बनाते थे? कहते थे कभी नहीं सर, ऐसा कभी नहीं था, लेकिन अब शुरू हुआ है। 10 से 15% प्रति वर्ष बच्चे कृषि में जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी और ज्ञानवर्धन होगा, मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, व्यवसायिक दृष्टिकोण लोगों का आ रहा है और सरकारी नीतियां बदल रही हैं, उसके अनुकूल बन रही हैं, अनुकूल है भी, बहुत ज्यादा परिवर्तन हमने खुद देखा। जब मैं कृषि पढ़ता था उस समय हम लोग बीएससी एजी करते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, 82 बच्चों के बैच में सिर्फ एक लड़की होती थी विद्यार्थी ग्रुप में। आज वहां पे क्या, किसी भी कृषि तमिलनाडु में चले जाइए, 70% लड़कियां हैं। IRI में पढ़ा हूं, वहां पे मुश्किल से 10-12 लड़कियां होती थी, आज वहां पे 60-70% गर्ल्स हैं। ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। अगर लड़कियां पढ़ने के लिए आ रही है खेती, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, उत्परिवर्तन होगा। सर आप तो खुद हॉर्टिकल्चर से जुड़े रहे हैं, क्योंकि आज हम ये आम पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोर्सेज है या जैसे जैसे हम दूसरे कोर्सेज में बात करते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं,
क्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के कुछ कोर्सेज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो बिल्कुल, या जिसे वोकेशनल कोर्सेज आप कहते हो, इस तरह होता है या नहीं? दोनों होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं और ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें हम थ्योरेटिकल पढ़ाई तो करते ही हैं, उसके साथ उनको व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए प्रैक्टिकल की क्लासेस फील्ड में ही होती हैं। इन फसलों के साथ जो खासतौर से फलदार वृक्ष होते हैं पूरी दुनिया में, ये बहुवर्षीय होते हैं। गेहूं धान की तरह नहीं कि एक सीजन में बोया, 90 दिन में, 100 दिन में, 120 दिन में काट लिया। ये फसलों में लगाते हैं इस साल, तो 3 साल बाद, 2 साल बाद उनमें फलत आती है। तो जिस किसान की, जैसे मनोज सिंह साहब बोल रहे थे कि हमारे देश में 86% किसान छोटे या मझोले हैं, जिनकी जोत 1 हेक्टेयर से भी कम है। उनकी जीविका का साधन अगर 1 हेक्टेयर है, तो वो किसान इस फसलों पे काम करने में थोड़ा हिचकता है, रिस्क लेने में हिचकता है कि हमारी जीविका का आधार मैंगो में 3 साल फल आएगा। 1 साल अगर लगा भी लिया है, उसका बाग अगर 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है या 5 साल पुराना है, अगर लगा भी लेता है वो, तो अगर कोई दुर्भिक्ष आ गई, तूफान आ गया, कोई बीमारी आ गई, उसकी जीविका का क्या होगा? इसलिए किसान बहुवर्षीय फसलों में उस गति से आकर्षित नहीं होता जितना कि दूसरी फसलों की तरफ आकर्षित होता है। इसीलिए जरूरी है, बहुत सोच विचार करके भारत सरकार ने, राज्य की सरकार ने फसल का विविधीकरण को लाया है। कैसे? परंपरागत फसलों के साथ। अब आपके पास, आप इस समय अमृत काल मना रहे हैं, 76 साल हो गए हैं हमारे पास, 76 साल का अनुभव है कि आप बेगिंग बॉल से कन्वर्ट कर दिए हैं सरप्लस बॉल में। 50 मिलियन टन से 340 मिलियन टन, बागवानी का उत्पादन 25 मिलियन टन से 351 मिलियन टन करने जा रहे हैं आप। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स का अलग है, बाकी फसलों फ्लोरिकल्चर का अलग है। जिस तरीके से वृद्धि और विकास बागवानी फसलों में या महंगी फसलों में, स्पाइसेस में, इसमें हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसी चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन इसमें आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। सर, ये आज दिन भर जो हमने चर्चा की अभी तक, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि किसान फसल तो ले लेता है, और मान लीजिए आम का ही किसान है, वो उसकी फसल आ गई, आम आ गया, लेकिन उसके लिए मार्केट, उसके लिए एक्सपोर्ट, उसको आसपास बेच देगा, लोकल मंडी में बेच देगा, देश में बेच देगा, तो उतना फायदा नहीं मिलता। इस तरह की कोई पढ़ाई लिखाई आपकी यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होती है कि उसे मार्केटिंग भी सिखाई जाए, उसे एक्सपोर्ट भी सिखाया जाए फसलों के माध्यम से और इन्हें ले? बिल्कुल, हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे ख्याल से सारे कृषि विश्वविद्यालय में एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट होता है, हमारे यहाँ भी है। उसके माध्यम से एक हमारे यहाँ मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं पाठ्यक्रम में लगाए हैं, चाहे राज्य की सरकार की हो, चाहे केंद्रीय सरकार की हो, या WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संस्थाएं होते हैं यूरोप में, उसकी जो नियमावली बनती है, वार्षिक नियमावली होती है, कोई बदलाव आता है तो उसको भी हमने कोर्स में पिरोया है, ताकि हमारे जब बच्चा निकले तो सिर्फ स्थानीय ही नहीं, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी सूचनाएं कम से कम उसके पार हो, ताकि वो फैसला लेने में सक्षम हो आने वाले दिनों में। सरकार की जो वित्तीय एटमॉस्फेयर इस समय है, लोन लेने की प्रक्रिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना आसान हो गया है, कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद अनुभव किया हूँ, मैं खुद एक फार्मिंग फैमिली से आता हूँ, मैंने खुद लिया है। इतना आसान हो गया है जो कि पहले कभी नहीं था। आने वाले दिनों में इसमें अवेयरनेस बढ़ती जाती है, सिस्टम इटसेल्फ इज गोइंग टू इवॉल्व। अगर इवॉल्व करता है इसमें और इजीनेस आएगा। हमें थोड़ा सा तत्परता दिखानी होगी, सही सूचना, सही ऑफिस, सही समय पर। सर, जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए भी आप लोग कुछ कोर्सेज चलाते हैं, या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, या सरकार की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से आप उनके लिए कुछ कार्यक्रम चलाते हैं, कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स हों या कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम हों, वैज्ञानिकों के साथ, साइंटिस्ट्स के साथ उनकी बातचीत करवाना, ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ अपना कोर्स है, हमारी यूनिवर्सिटी जितनी जिम्मेदारी उतनी पूरी करेगी, सामाजिक सरोकार से मतलब नहीं है? नहीं होता है। उसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा उत्तर देने के पहले, कि अगर आप 50 मिलियन से 340 मिलियन टन पहुंचे हैं, 25 से 351 मिलियन टन पहुंचे हैं, कैसे हुआ है? लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग। आप जो देखते हैं, मनोज सिंह साहब बोले ना कि जो किसान देख करके विश्वास करता है कि ये चीज हो रही है, मैं भी कर सकता हूं, वो बहुत प्रभावी होता है। तो
तो ये तभी हुआ है जबकि हमारी तकनीकियों का विकास विश्वविद्यालय में, आईसीआर के संस्थानों में हुआ है। वही हमारा माध्यम बना है किसानों तक पहुंचने तक का। उसी का परिणाम है कि आज आप यहाँ पे हैं। दूसरी चीज, हमारे विश्वविद्यालय में किसानों के लिए हर हफ्ते किसानों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हर हफ्ते 52 हफ्ते होते हैं। कम से कम हम 150 ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं एक साल में। 52 हफ्ते में 150 प्रोग्राम हम करते हैं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कभी आए हमारे यहाँ, किसी हफ्ते में आए और चेक करें, बिना बताए आए कि इस हफ्ते में ट्रेनिंग कोई हुई है या नहीं हुई है। अब ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ भी होती है, किसानों के खेत पर भी होती है। और हम ध्यान रखते हैं कि इस 12 महीने के कैलेंडर में जब हम बनाते हैं अपने विश्वविद्यालय के लिए प्रसार का, हमारे पास शिक्षा, शोध और प्रसार 3 खंड होते हैं। तो ये एक डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे इस समय गेहूं की फसल लगी हुई है, तो ढेर सारे किसान हमारे खेत पे आकर के देख रहे हैं कौन कौन सी प्रजातियां हैं। हम उसको फैसिलिटेट करते हैं, किसानों को बताते हैं कि इसमें कितना पानी दिया है। एक खेत में पानी ज्यादा देने से कभी मत सोचिए कि आप जो है पानी देने से आपकी उपज बढ़ जाएगी। पानी एक ऐसा अवयव है कि जितने भी रसायन आप देते हैं पानी में घुलनशील होता है, नीचे जाता है, वो नुकसान करता है। वही पानी आप 200 फीट गहराई से पीते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या पी रहे हैं। इसलिए कृषि रसायनों का प्रयोग कम से कम करिए। मौसम बदल रहा है, पानी आप खींचते हैं, बिजली कहाँ से बनती है? कोयले से बनती है, सोलर पैनल से बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में जो पहले की शिक्षा, कृषि शिक्षा में बताया, सिर्फ पढ़ाया ही जाता था कोर्स और करिकुलम के बारे में, अब उसमें रूपांतरित हो गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन न दें, क्यों और कैसे करें, ताकि आप में, आपकी खेती में, आपके क्रियाकलाप में निरंतरता रहे, टिकाऊपन रहे, ताकि आने वाली पोस्टेरिटी, आने वाली वंशज, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे जो कुदरत का जो पानी, मिट्टी और हवा, जो 3 स्तंभ है खेती के, वो बिना प्रदूषित के अगले जनरेशन को हम धरती छोड़ने से पहले उनको हस्तांतरित कर दें। इतना परिवर्तन है शिक्षा में आज, कृषि की शिक्षा में। नहीं, वाकई ये बहुत ही अच्छा है सर। लेकिन अभी आपने कीटनाशक की बात कर दी, आपने केमिकल्स की बात कर दी, और पूरी दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ भाग रही है। तो ये तो जरूरी हुआ ना, पढ़ाई लिखाई में तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये अंग होगा आपका कि किस तरह से फसल को बचाना है, कीड़ों से बचाना है, कौन से रसायन का इस्तेमाल करना है, कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है। तो फिर वहां ये सामंजस्य कैसे बैठेगा बाहर निकलने के बाद? पढ़कर बच्चा कुछ आ रहा है, बाहर जाकर कुछ उसको मार्केट नजर आता है, तो कैसे करेगा? देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि मौसम बदल रहा है इस समय, और अपने को जुकाम से, वायरल डिजीज से अगर बचना है तो आपकी जो आंतरिक लड़ने की क्षमता है, शरीर की मजबूती, उसके लिए अच्छा खाना खाइए, समय से खाना चाहिए, नियमित रूप से रहिए, व्यायाम करिए। यही चीज पौधों में भी होना चाहिए। अगर पौधे को सही तरीके से पोषित किया जाए, सही समय पर उनको जितने पोषक तत्व तो दिया जाना चाहिए मिले उनको, मिट्टी को बर्बाद ना करें, क्योंकि इसमें बिलियंस की संख्या में, बिलियंस मतलब सेवल करोड़ की बात होती है, 1 ग्राम में माइक्रोब्स होते हैं, जो कि जो फर्टिलाइजर्स आप खेत में डालते हैं उसको वो पौधा ले इस फार्म में बदलते हैं। हमारे मित्र होते हैं, सारी बैक्टीरिया बीमारी नहीं खास करते। एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, 2 दिन तक पेट खराब रहता है, डाइजेशन डॉक्टर कहता है साधारण खाना खाइएगा इसके बाद, क्योंकि जो डाइजेशन में जो बैक्टीरिया हमारे गट के अंदर है हेल्प करती है। बायोम जिसको कहते हैं, गट बायोम, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। वैसे ही खेत में भी होता है कि बैक्टीरिया को हमने मारा है। ढेर सारा कृषि रसायनों का प्रयोग किया है उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए। परिणाम आप देख लीजिए, पंजाब में, हरियाणा में, देश के अन्य, दुनिया के अन्य देशों में देख लीजिए। यही वजह है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें मुझे 30 सेकंड्स का समय और दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारे किसान भाइयों के बहनों के सामने। मैं बोलना चाहूंगा कि कई फसलों में, जैसे मनोज जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा उत्पादक है, उत्पादकता के दृष्टि से भी और कुल उत्पादन में भी। बिल्कुल सच है, ये गंगा का मैदानी हिस्सा है, कहीं और नहीं है। पूरी दुनिया में देखा, होल वर्ल्ड आई हैव ट्रेवल्ड, ऐसी जमीन, ऐसी पानी, ऐसी निरंतरता नहीं निभाई है हमने। ग्रीन रिवोल्यूशन ही सफल हुआ, अफ्रीका में क्यों नहीं हुआ भाई? अफ्रीका में एक साथ शुरू हुआ था, आपके पड़ोसी देश हैं, 7-8 देश हैं, वहां पे क्यों फेल कर गया भाई? खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पे कुछ कुदरत ने ऐसी चीजें से नवाजा है कि हम लोग उसको कंटिन्यू कर पाए।
कई कमोडिटीज में हम इतना उत्पादन कर रहे हैं, धान चावल खास तौर से आलू में, जो कि हमारी आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। क्या करेगा किसान? 1 किलो गेहूं पैदा करने का खर्चा 10 से 12 रुपए के बीच में आता है। कई क्षेत्रों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आपका हो गया है, इनपुट हो गया है, बिक नहीं रहा है, क्या करेंगे आप? आपके देशी बाजार नहीं है, आप क्या करेंगे? निर्यात सोचेंगे या उसका प्रसंस्करण करना चाहेंगे? अगर निर्यात करना चाहते हैं तो हर देश की गेहूं का निर्यात कई देश कर रहे हैं। हर देश की अपनी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि इस ग्रेड का गेहूं मिलेगा तब हम खरीदेंगे। उसमें 3-4 चीजें बहुत महत्व है जो कि भारतीय किसानों को मैं बताना चाहूंगा। कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स, रेसिड्यू, 3 चीजें हैं जो किसान कृषि रसायन का, चाहे पेस्टिसाइड के रूप में, चाहे कीड़ों की मारने की दवा के रूप में, चाहे बीमारी को नियंत्रण करने के लिए कोई फंजीसाइड, बैक्टीरियासाइड या कोई ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर अगर यूज कर रहे हैं तो उसका मुश्किल से 30% ही पौधे ले पाते हैं। बाकी हवा में, मिट्टी में, पानी में जाता है, पानी में घुलता है वही पानी आप पीते हैं। उससे जो उत्पाद बनेगा वो दिखता नहीं है, इनविजिबल है, लेकिन आपकी कमोडिटी में आ रहा है। वो हमारे हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसलिए कभी यह ना सोचे कि किसी भी पेस्टिसाइड का, किसी भी कृषि रसायन का प्रयोग एक सीमा से आगे बढ़कर करें। जितनी संस्तुति दी गई, जितनी रिकमेंडेशन है उसकी मात्रा की, जितनी बार बताई गई है उतना ही करिए, नहीं तो दूसरे देशों में कमोडिटी भेज पाना मुश्किल होगा, आपके कंसाइनमेंट्स वापस आएंगे। धन्यवाद। मैं गला घटकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। हमें अधिकतर किसान जो है वो निर्धन क्यों नजर आता है, वो गरीब क्यों नजर आता है? इस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि हम उसको निर्धन के रूप में पेश करते हैं। अब 2-3 महीने बाद जून में यहाँ पे मानसून का सीजन आता है। अगर मानसून 3-4 दिनों 10 दिन अगर लेट हो जाता है तो एक ऐसी किसान की फोटो लगाई जाती है जैसे किसान आकाश की तरफ देख रहा है, सूखी मिट्टी उड़ा रहा है। किसान को हम ऐसा पेश क्यों करते हैं? किसान, आज भारत में किसान को 6,000 रुपया प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधन, पीएम किसान के माध्यम से दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है 6,000? इसके पहले अगर किसानों को दी गई है तो 6,000 था? 6,000 नहीं था, 6,000 नहीं था, 6,000 से कम होता था। क्योंकि भारतवर्ष में किसान की औसत आय 77,000 रुपया है। इसको 12 से भाग दे दीजिए, वही किसान को दिया जाता है। एवरेज इनकम किसान की पिछले 75 वर्षों में बढ़ी है, आपकी उत्पादकता बढ़ी है। इसके पहले सेशन में भी ये सवाल आया था, किसान निर्धन नहीं होना चाहिए उसको। किसान को मार्केट से अगर इनाम के माध्यम से जो बीच में किसान के उत्पादन से लेकर के, सर मैं क्षमा के साथ आपको 10 सेकंड खाली, उत्पादन से लेकर के प्लेट तक के बीच में इतने मल्टी लेयर्ड मिडिलमैन जो होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनको हटाने के लिए वो आपका 20 से 30% ले जाते हैं। 20 से 30%। अगर किसान को 21 रुपए 75 पैसे एमएसपी गेहूं का है, वो 20 से 30% बीच में हट जाता है तो किसान की इनकम 20 से 30% यही बढ़ेगी, खाली बिना विदाउट डूइंग एनीथिंग। इसलिए किसान को निर्धन पेश करते हैं हम। किसानों को सही सूचना मिले, सही ज्ञान मिले और किसान रेस्पॉन्सिव हुए, तभी हम 50 से 340 मिलियन पहुंचे हैं। और जरूरत है थोड़ा सा एग्रेसिव होने के लिए, हम लोगों के लिए भी। और जो लोग बीच में हैं, नॉलेज ट्रांसमिशन जिसके माध्यम से होता है, ज्ञान का संप्रेषण जो होता है हमारे और उनके बीच में, उसमें गतिशीलता आई है और गतिशीलता की जरूरत है। हमारे ख्याल से अगले साल जब मिलते हैं तो आपके सवाल में परिवर्तन होगा। सर, हम बिल्कुल भी किसान सम्मान निधि के विरोध में नहीं, देना चाहिए और देना चाहिए। हम तो ये नहीं, आपने कहा ना कि सम्मान निधि दी जा रही है 6,000 रुपए किसानों को। हम सिर्फ ये मात्रा की बात कर रहा था मैं, उस पे सवाल नहीं। हाँ, नहीं, हम भी नहीं सवाल उठा रहे, लेकिन हमारा प्रश्न सिर्फ ये है कि अगर हम अपने किसान को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना रहे? क्या हमारा किसान आत्मनिर्भर नहीं है तभी हमें उसे मदद करने की जरूरत पड़ रही है? तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, आपकी बात में यही विरोधाभास हो जाता है। नहीं, आत्मनिर्भर किसान कैसे नहीं है ये बताइए। आत्मनिर्भर किसान कैसे नहीं है? क्या हम फर्टिलाइजर की मात्रा पर केजी राइस प्रोडक्शन के लिए, पर केजी व्हीट प्रोडक्शन के लिए घटा नहीं है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की मात्रा हम आयात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में पैदा कर रहे हैं। जैविक कृषि
हम ये समझना बढ़ाने के चाहते लिए हैं हम कि ढेर सारे इनपुट जो खेती में लगते हैं देश पे पैदा हो रहा है और उसके लिए भारत सरकार मदद कर रही है। इतना बड़ा शिक्षा का संस्थान है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, सारे राज्यों में, जो नॉलेज जनरेट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? वो एज ए इनपुट खेती में ही लग रहा है। किस तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा चश्मा बदलने की जरूरत भी है। ठीक है सर, हम यही समझना चाह रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि भाई किसान को आप सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दे दीजिए, आप पानी दे दीजिए, लेकिन अगर 6,000 रुपए देकर आप ये कहें कि किसान नहीं। हमारा एकदम समृद्ध है, उसे नहीं। जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? 6,000 रुपए मदद है, हम तो सिर्फ बिजली के लिए है, पानी के लिए है, क्या है? नहीं, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि जो किसानों की मदद अगर भूतकाल में दी गई है तो ये मात्रा उससे ज्यादा है, क्योंकि किसान की औसत आय गत वर्षों में, गत दशक में बढ़ी है, आने वाले दिनों में बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है कि जो किसान को कीमत मिलनी चाहिए वो किसान को नहीं मिल पाती है। जिस दिन वो मिलना शुरू हो जाएगा, बिचौलिए और मार्केट और वो उन सब की बात कर रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, आपका खाली कीड़ों और मकोड़ों से जो नुकसान होता है साहब 2.5 लाख करोड़ का है हिंदुस्तान का। 14 करोड़ किसान हैं, इसका अगर 1/4 बचा लें, हम 1/10वां हिस्सा बता लें, 2.5 लाख करोड़ का, 0.8% गेहूं की कटाई में नुकसान होता है। इसको अगर इकोनोमाइज करें, मोनेटाइज करें, ह्यूज लॉस। वहां पे इसीलिए सप्लाई चेन की जरूरत है, मैकेनाइजेशन की जरूरत है, इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है, इसीलिए एक नए ब्रांड क्रिएट करने की जरूरत है संस्थानों से, कृषि विश्वविद्यालयों से, ICAR के संस्थानों से। ये सब जब इनपुट बनेगा, किसान का जो लॉस होता है खाली उसको आप सेव कर दीजिए, 50% किसान की आय डबल हो जाएगी। मुझे बहुत सारी बातें और पूछनी थी आपसे, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। अब मैं ये भी थोड़ा सा अलग प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं हुआ सर, आपसे बात करके जो हमें समझ में आया कि जो बेचारा मेहनत करता है, किसान खेत जोतता है, फसल उगाता है या बागवानी करता है, वहां उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया है, वहां किसान जो असल किसान है बेचारा वो मजदूर बन के रह गया है, ऐसा तो नहीं है? देखिए, किसानों में जब किसान की आय का गणना की जाती है ना, तो किसान हिस्ट्री से भी देखा गया है कि कितने प्रतिशत किसान जब गेहूं की पैदा होती है उसके घर में, कितने घर का मजदूर होते हैं या घर के लोग काम करते हैं, इतना बाहर से लेना पड़ता है। ये पहले से भी रही है। ये है बहुत बड़ा, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। खैर, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। 14 करोड़ इतना उत्पादन की, इतनी विस्तृत उत्पादन की श्रृंखला हिंदुस्तान में है, दूर दराज का एरिया है, आवागमन के साधन, ट्रांसपोर्ट का अभी हमारे पास वो चीज नहीं है जो कि होना चाहिए। कि आप ये समझें कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज का 38 मिलियन टन की कैपेसिटी सिर्फ महंगी फसलों के लिए है, आम, अमरूद, सब्जी फसल, फूल, सबके लिए, खाली इनके लिए। उसके बावजूद भी अगर 5 से 18% का नुकसान हो रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसको अगर मोनेटाइज करें तो दहशत होती है कि इतना बड़ा नुकसान क्यों हो रहा है। तो जब ये चीजें डेवलप हो जाएंगी, किसान उसके बारे में जागरूक हो जाएगा कि हाँ वहां हम यूज कर सकते हैं, हमारे ख्याल से किसान की इनकम बढ़ने में वो मदद करेगा। और किसान को नहीं रह जाएगा जो किसान जो हम भी आशा करते हैं कि हमारा किसान भी खूब साधन संपन्न हो। चलते चलते कोई संदेश आप यहाँ बैठे किसानों को भी और हमारे इस किसान तक के माध्यम से जो अभी सब देख रहे हैं उन्हें कुछ देना चाहेंगे? हम किसान भाइयों बहनों से आज तक के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि खेती में जो भी आप काम करते हैं, ध्यान रखें कि उसका परिणाम आपके लिए, समाज के लिए और वायुमंडल के लिए, जो हमारी जो सिविलाइजेशन की सततता है उसमें उसका अहम अंग होता है। कोशिश करें कम से कम प्लास्टिक यूज करें, कम से कम कृषि रसायन का प्रयोग करें और उतना ही दवाइयों का प्रयोग करें जो किसी संस्थान द्वारा, किसी विशेषज्ञ द्वारा उसकी संस्तुति की गई है, रिकमेंडेशन दी गई है। अपने उस उत्पाद को बचाएं, नुकसान होने से रोकें, प्लेट में खाना ना छोड़ें। यही हमारा मैसेज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, हमारे पूरे किसान तक परिवार की ओर से, इंडिया टुडे आज तक परिवार की ओर से आपका हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सिंह का धन्यवाद। धन्यवाद आनंद सर, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।
किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।